भो छात्राः सुप्रभातं। प्रातःकालीन वेलायां संस्कृतवादने सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं व्याकरणं प्रचलति। व्याकरणे सन्धिप्रकरणं। सन्धिप्रकरणेऽपि अद्य अहं पररूपसन्धिविषये वार्तां करिष्यामि। पररूपसन्धिः स्वरसन्धेः एकः भेदः अस्ति। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं सुभाषितं युष्माकं कृते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एकवारं पुनः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। भो छात्राः, यूयं सर्वे जानन्ति एव यत् पृथिव्यां धरित्र्याम् अनेकानि रत्नानि सन्ति। मणि, माणिक्य, हीरे, जवाहरात इत्यादयः। परंतु वास्तविक रूपेण तानि रत्नानि भवन्ति किम्? मम मन्तव्ये तु एतानि रत्नानि न भवन्ति। रत्नानि तु अन्यत् एव। रत्नानि तु अन्यानि एव। यथा अस्मिन् श्लोके कथितं, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। अस्यां धरित्र्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। प्रथमं जलं, द्वितीयम् अन्नं, तृतीयं सुभाषितं। जलविषये तु सर्वे जानन्ति एव। जलम् अर्थात् पानी। जलं विना जीवनम् एव न। अतएव अस्माकं धर्मशास्त्रेषु जल प्राणस्वरूपं कथ्यते। वैज्ञानिकाः अपि कथयन्ति यत् कोऽपि मनुष्यः अन्नं विना तु कतिचित् दिनानि यावत् जीवितुं शक्यते, परन्तु जलं विना न। अतः जलं प्राणरूपम्। द्वितीयम् अन्नम्। अन्नम् अपि शरीरस्य कृते आवश्यकं। क्यों? यतः शरीरम् अन्नमयं कोशं भवति। अन्नेन एव शरीरं पोषयति, पुष्टं भवति। तृतीयं रत्नं सुभाषितं। मधुरभाषणं, मधुरवाणी, सुंदरवाणी इति। हिंदी भाषायां इस श्लोक में 3 प्रकार के रत्न धरती पर बताए गए हैं। पहला जल, दूसरा अन्न, तीसरा सुभाषित। और दूसरी लाइन में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। परंतु मूढ़ लोग, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न ढूंढते हैं, उनको रत्न कहते हैं। मणि, माणिक्य, हीरे, जवाहरात जिनको रत्न माना जाता है, ये वास्तव में क्या हैं? ये पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर का ही एक प्रकार हैं। ये रत्न नहीं है, लेकिन हम इनको रत्न मान लेते हैं और इनमें धन का दुरुपयोग भी करते हैं और उसके बाद अशांत भी रहते हैं। इन रत्नों से, मणिमाणिक्य से कभी जीवन में शांति नहीं आती। वास्तव में जल, अन्न और सुभाषित यही 3 रत्न हैं। पहला जल अर्थात पानी। पानी को, जल को जीवन कहा जाता है। आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, जल ही जीवन है। वास्तव में जल जीवन का पर्याय है। समानार्थी शब्द अगर जल का कोई पूछे, तुम्हारे प्रश्न पत्र में आए, तो आप उसको जीवन लिखिए, एक जल का पर्यायवाची है।
तो वास्तव में जल जीवन है। कोई भी व्यक्ति अन्न के बिना जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना, पानी के बिना नहीं रह सकता। पानी अगर उसको मिलता रहे तो वो कई दिनों तक जिंदा रह जाएगा। इसीलिए जल, पानी प्राण स्वरूप है। आज जल संरक्षण की बात हो रही है इसी को ध्यान में रखकर, क्योंकि पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। दुनिया अगर जिंदा है तो पानी की वजह से है। आज भी हम अगर किसी दूसरे ग्रह पर सबसे पहले अगर खोज करते हैं तो पानी की खोज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पानी होगा तो निश्चित रूप से जीवन होगा। मंगल पर हम पानी की खोज कर रहे हैं, चंद्रमा पर हम पानी की खोज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा करके। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि पानी प्राण स्वरूप है। पानी है तो जीवन है, पानी नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए हमें जल संरक्षण करना चाहिए, पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। दूसरा रत्न इस श्लोक में अन्न को बताया गया है। ये शरीर, ये देह हमारा अन्नमय कोश है। अन्न से ही ये पुष्ट होता है, अन्न से ही बल प्राप्त होता है, अन्न से ही हमें वीर्य पराक्रम प्राप्त होता है। डॉक्टर्स कहते हैं जब कोई कुपोषण का शिकार होता है कि इसको संतुलित भोजन दीजिए। संतुलित भोजन कहाँ से आएगा? अन्न से ही तो आता है। तो अन्न दूसरा रत्न है वास्तव में, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, जिसके हमारे बिना हमारा मन मस्तिष्क सबल पुष्ट नहीं हो सकता। सारे खनिज, विटामिन्स सारे अन्न में ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए दूसरा रत्न अन्न है। तीसरा सुभाषित। मैं समझता हूँ सुभाषित माने मधुर भाषण, मधुर वाणी, मीठी वाणी, अच्छे वचन, यही तो सुभाषित कहे जाते हैं। तो हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए, सुंदर वचन बोलने चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। संत कबीर ने तो कितने वर्षों पहले कह दिया था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपने को भी प्रसन्न करे, दूसरों को भी प्रसन्न करे। लेकिन नहीं, हम ऐसी वाणी बोल देते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाती है। कहा जाता है कि शस्त्र का प्रहार तो ऊपर शरीर पर पड़ता है, उसका घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन जो कटुवाणी का प्रहार है वो अंतर मन को चोट करता है, अंतर मन में घाव पहुंचाता है, हृदय को जख्मित कर देता है। और वो हृदय का घाव कभी भरता नहीं, ता उम्र ता जिंदगी हमेशा याद रहता है कि अमुक व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा था। तो इससे यही तात्पर्य निकला कि हमको मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वास्तव में तीन रत्न यही होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, वास्तव में वो मूर्ख होते हैं। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य था। अब इसके बाद हम आते हैं व्याकरण पर, और व्याकरण में आज हम, जैसा कि पहले बताया, कि आज हम पर रूप संधि के विषय में चर्चा करेंगे। पर रूप संधि स्वर संधि का एक भेद है। तो आइए पहले से इसका सूत्र जान लें हम। अस्य संधेय सूत्रम अस्ति एङि पर रूपम। एङि पर रूपम। एङि पर रूपम, ये पर रूप संधि का सूत्र है। अस्य तात्पर्यम अस्ति अवर्णांत उपसर्गात एङादि धातौ परे पर रूप एकादेशः स्यात्। अवर्णात उपसर्गात परे एङादि धातौ परे पर रूप एकादेशः स्यात्। अर्थात अगर अवर्णांत उपसर्ग के बाद एङादि धातु आई हो, एङादि धातु का मतलब है ये एङ प्रत्याहार है। एङ प्रत्याहार के अंतर्गत दो शब्द आते हैं, ए और ओ। अगर अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आई हो या धातु रूप आया हो, तो दोनों के स्थान पर रूप माने बाद वाला रूप हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे।
अवर्णांत उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए। प्र, परा, अप, सम, अव, अनु इत्यादि 21 उपसर्ग होते हैं और इनमें से कुछ अवर्णांत उपसर्ग हैं, माने जिनके अंत में अ आया हो, ह्रस्व अ, जैसे अव, प्र, उप, इनके अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, इसलिए अवर्णांत उपसर्ग है। अगर ऐसा कोई उपसर्ग आया है और उसके बाद में एंग प्रत्याहार से शुरू होने वाली, एंग प्रत्याहार के वर्णों से शुरू होने वाली, अर्थात ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप आया है, तो दोनों के स्थान पर पर रूप होता है। पर रूप माने बाद वाला रूप हो जाता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण है प्र प्लस एजते। उप धन ओषति, ये दूसरा उदाहरण है। प्रधन ओषति, फिर है चौथा उदाहरण में एक लिख लो, प्रधन एषयति। ये 4 उदाहरण हमने लिख दिए। इन 4 उदाहरणों से आप स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए पहला उदाहरण है प्रधन एजते। प्रधन एजते, यहाँ पर प्लस से पहले प्र आया हुआ है, ये प्र उपसर्ग होता है। उपसर्ग में भी ये अवर्णांत उपसर्ग है क्योंकि प्र में अ लगा हुआ है, ए माने ह्रस्व आ, ठीक है, तो इसलिए ये अवर्णांत उपसर्ग है। उसके बाद में क्या आया है? एजते आया है। एजते ये धातु रूप है, एज धातु का, ये ए से शुरू हो रहा है, इसलिए एंगी पर रूपम, ये जो एंगी पर रूपम सूत्र है इसके अनुसार इसकी शर्त पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ पर रूप संधि, पर रूप हो जाएगा। पर रूप माने बाद वाला रूप क्या है? ए। पूर्व रूप क्या है? अ। तो आ ना होकर के यहाँ पर ए हो जाएगा, तो ए की मात्रा प्र में लग जाएगी तो हो जाएगा प्रेजते। तो लिख दो प्रधन एजते बराबर प्रेजते, ठीक है। प्रेजते माने कांपता है, तो प्रधन एजते बराबर प्रेजते, यहां पर ये बाद वाला रूप हो गया, पर रूप हो गया, इसलिए ये पर रूप संधि है। अगला है यहां पर रूप संधि है। आगे है उपधन ओषधि। अगला उदाहरण उप, ये भी एक उपसर्ग है। उप ये भी अवर्णांत है क्योंकि प में अ लगा हुआ है। उसके आगे ओषधि, ये ओषधि ये धातु रूप है और ये ओ से शुरू हो रहा है, माने एंग प्रत्याहार के वर्ण से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर एंग पर रूपम सूत्र से पर रूप संधि हो जाएगी। और पर रूप क्या है? ओ, तो यहां पा में ओ लग जाएगा तो बन जाएगा उपोषति बराबर उपोषति, ठीक है। तो ये उपोषति हो गया। उपोषति माने जलाता है। फिर है प्रधन ओषति, इसी तरह से यहां भी प्र उपसर्ग है अवर्णांत, आगे ओ से शुरू होने वाला धातु रूप आया है, इसलिए यहां भी पर रूप हो जाकर के प्रोषति बन जाएगा, प्रोषति, ठीक है, प्रोषति। इसका भी वही अर्थ है। प्रधन एषयति चौथा उदाहरण है। यहां भी प्र उपसर्ग है और अवर्णांत उपसर्ग है, ये पहली शर्त है तो ये पूरी हो रही है। आगे एषयति, ये भी एषयति जो धातु रूप है ये ए से शुरू हो रहा है, माने एंग प्रत्याहार के वर्ण ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां भी पूरी शर्त हो रही है, इसलिए एंग पर रूपम से पर रूप ए होकर के प्रेषयति हो जाएगा, प्रेषयति, ठीक है। प्रेषयति माने भेजता है, ये तो हिंदी का ही शब्द है, हिंदी जैसा है। प्रेषित कहते नहीं है, प्रेषित है, आपकी सेवा में फला पत्र प्रेषित, तो इसमें प्र उपसर्ग है, एषयति यहाँ पर शब्द है, तो ये पर रूप होकर के प्रेषयति बन गया। प्रेषयति माने भेजता है। तो ये 4 उदाहरणों से आप स्पष्ट हो गए होंगे कि कहाँ पर रूप संधि होती है, ठीक है। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, आप फिर से जो है थोड़ा जान लीजिए। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम, ये स्वर संधि का एक भेद है। इसका अर्थ है यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु आई हो, माने एंगादि धातु से शुरू होने वाला कोई रूप आया हो, तो दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है या पर रूप आदेश हो जाता है। पहला उदाहरण है प्रधन एजते, यहाँ पर प्लस से पहले
प्र अवर्णांत उपसर्ग है, उसके बाद एजते जो है वो एजते धातु रूप है, वो ए से शुरू हो रहा है, अतः एंग पर रूपम से यहाँ पर रूप होकर पर रूप ए होकर प्रेजते रूप बना। इसी तरह से उपधन औषधि यहाँ भी पर रूप होकर उपौषधि बना, प्रधन औषधि यहाँ प्रोषधि बना, प्रधन एषयति यहाँ प्रेषयति बना पर रूप होकर के। ठीक है, अब आप क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात यह है ध्यान देने योग्य जो आपको पूछनी चाहिए। अभी आपने वृद्धि संधि अगर पढ़ी होगी ठीक से, तो वृद्धि संधि में भी यही नियम होता है। क्या पहले आ आया हो, उसके बाद में फिर ए ओ में से कोई स्वर आया हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि रेच सूत्र से आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर भी औ होता है, माने ए औ हो जाता है। तो यहां भी वही आया है, देखो आ फिर ए, तो यहां पर ए होना चाहिए था वृद्धि संधि के अनुसार, वृद्धि रेच सूत्र से, तो प्रयजते होना चाहिए, यहां उपौषधि होना चाहिए, क्योंकि यहां भी आ के बाद में ओ आ रहा है तो औ होना चाहिए। यहां पर आ के बाद ए आ रहा है तो ए होना चाहिए, प्रयसयति होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। क्यों? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो पर रूप संधि है ये वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है। अपवाद वहां होता है, उसे कहते हैं जब कोई एक नियम बना दिया जाता है लेकिन वो नियम बाधित हो जाए, माने सब जगह न लगे। तो ये यहां पर नियम नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पर रूप संधि का जो एंग पर रूपम सूत्र है वो कहता है अगर अवर्णांत उपसर्ग कोई पहले है, उपसर्ग का आ है, उसके बाद में धातु रूप कोई ए से शुरू होने वाला आता है, तो फिर वहां ये नियम वृद्धि का नहीं लागू होगा, वहां पर एंग पर रूपम से पर रूप संधि हो जाएगी और पर रूप होकर के अय न होकर के पर रूप ए है तो प्रेजते बनेगा, पर रूप ओ है तो प्रोषति बनेगा, पर रूप ओ है तो यहां भी प्रोषति बनेगा, यहां पर रूप ए है तो प्रेषयति बनेगा। ठीक है, अय और नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसी वृद्धि संधि का बाधक है सूत्र एंग पर रूपम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो इसके उदाहरण और भी मिलेंगे, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं क्योंकि एज और ए से और ओ से शुरू होने वाले धातु रूप कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। अवर्णांत उपसर्ग भी कम ही होंगे, इसलिए जहाँ ये मिलेंगे वही उदाहरण आप अपनी किताब में ढूंढिए और अगर वो मिलते हैं तो उनको इसी तरह से आप संधि करिए, संधि विच्छेद करिए। यहाँ पर हम आपको बता दें अगर इसी को संधि विच्छेद करना है तो इसका आप उल्टा कर देंगे, प्रेजते में प्रधन एजते करेंगे, उपौषधि में उपधन औषधि करेंगे, प्रोषति में प्रधन औषधि करेंगे, प्रेषयति में प्रधन एषयति करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।